शुरू कर। ठीक है, पर तू लालटेन ठीक से पकड़। ये अंधेरा मुझे डरा रहा है और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुझ पर सारा इल्जाम डाल दूंगा। गोपाल मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। देख गोपाल, ये रहा घड़ा। मैंने कहा था ना, कुछ तो है यहाँ। अब इसे सावधान। रामगढ़ नाम के एक गांव की चौपाल पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे ही गांव की सभी समस्याओं का समाधान हुआ करता था। आज फिर से किसी समस्या को लेकर सभी पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सूरज भी अपनी छोटी बहन माया के साथ चौपाल पर खड़ा था। भैया, ये लोग चौपाल पर इतनी जोर से क्या बात कर रहे हैं? कोई खजाना मिला है क्या? अरे माया, तू तो बस कहानियों में ही खोई रहती है। रामलाल काका कुछ बता रहे हैं, पहले उनकी बात तो सुन ले। लोग कह रहे हैं कि नदी के उस पार पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई पुरानी चीज मिट्टी में दबी दिखी है। सुनो भाइयों और बहनों, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि हमारे गांव में सैकड़ों साल पहले एक जमींदार रहता था। उसने अपनी दौलत घड़ों में भरकर जमीन में गाड़ दी थी। मछुआरों ने बताया कि नदी के किनारे कुछ ऐसा ही दिखा है। हो सकता है वो वही हमारा पुराना घड़ा हो। काका, आप भी ना हर साल ऐसी कहानियां सुनाते हो। अगर खजाना होता तो अब तक कोई ना कोई तो निकाल ही लेता। हर बार मिट्टी और पत्थर ही मिलते हैं और कुछ नहीं। श्याम, तू कम अक्ल की बातें मत कर। मेरे दादाजी की बात कभी झूठी नहीं हुई। अगर तुझे यकीन नहीं तो जाकर देख ले। पर याद रख, ऐसी चीजें रात के अंधेरे में ही निकाली जाती हैं। काका, आपकी बातों में दम तो है। अगर सच में कोई घड़ा है तो उसे निकालना चाहिए। मैं आज रात को ही जाकर देखूंगा। पर यह बात गांव में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। भैया, मुझे भी ले चलो ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची में। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि खजाना कैसा होता है। नहीं माया, ये बच्चों का खेल नहीं है। तू घर पर रहे, माँ को बोल दूंगा वरना। और हाँ, ये बात अपनी सहेलियों को भी मत बताना। सूरज के घर का छोटा सा मिट्टी का आंगन एक सादगी भरे माहौल में डूबा था। पास ही माया भी बैठी थी। आंगन की दूसरी ओर रसोई में सरिता खाना बना रही थी। भैया, तुम सच में रात को नदी के किनारे जाओगे अकेले? वहां तो भूतों की बातें होती हैं। अगर कुछ हो गया तो? मैं तो कहती हूँ मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माया, तू तो बस डराने वाली बातें करती रहती है। भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त गोपाल को साथ लेकर जाऊंगा। सूरज, ये क्या बातें कर रहा है? रात को नदी के किनारे? वहां तो मछुआरे दिन में भी जाने से डरते हैं। तू बेवकूफ मत बन, घर पर है और अपनी बहन का ध्यान रख। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं बस गोपाल के साथ थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। गांव में कुछ लोग नदी के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं। हम भी वही देखने जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सावधान रहूंगा। माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। वो तो बस गोपाल भैया के साथ घूमने जा रहे हैं। मैं भी तो कह रही थी कि मुझे ले चलो, पर भैया मना कर रहे हैं। तुम बोलो ना माँ कि मुझे भी साथ ले चले। बस बस, अब बहुत हुआ। सूरज, तू कहीं नहीं जाएगा। और माया, तू चुपचाप घर में रह। रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हारे बाबूजी को बता दूंगी, फिर देखना। माँ, तुम बाबूजी को कुछ मत बताना। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बस थोड़ा देख कर आता हूँ कि लोग क्या बात कर रहे हैं। गोपाल मेरे साथ होगा और हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। सरिता गुस्से में मुंह फेरकर रसोई में चली जाती है। सूरज माया को आंख मारता है और चुपके से लालटेन और रस्सी बाहर निकल जाता है। रात के समय सूरज और गोपाल नदी के किनारे पहुंचे। पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ दिख रहा था। चारों ओर अंधेरा था और नदी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज, ये पीपल का पेड़ तो वही है जिसके बारे में लोग भूतों की कहानियां सुनाते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी माँ तो मुझे जूते से मारेगी। अरे गोपाल, डरपोक कहीं का,
तू तो बस फावड़ा पकड़ और मिट्टी खोदने में मेरी मदद कर। रामलाल काका ने कहा था कि यहाँ कोई घड़ा दबा है। अगर सच में सोने चांदी से भरा घड़ा मिल गया तो हमारा बुरा वक्त दूर हो जाएगा। ठीक है, पर अगर भूत निकला तो मैं भाग जाऊंगा, और ये घड़ा अगर खाली निकला तो सारी मेहनत बेकार। तूने तो पहले भी ऐसी ही बातें की थी, जब तूने कहा था कि कुएं के पास चांदी का लोटा दबा है। वो तो मजाक था गोपाल, पर इस बार बात पक्की है। मछुआरों ने खुद देखा है कि मिट्टी में कुछ चमक रहा था। चल जल्दी से शुरू कर। ठीक है, पर तू लालटेन ठीक से पकड़, ये अंधेरा मुझे डरा रहा है, और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुझ पर सारा इल्जाम डाल दूंगा। गोपाल मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। देख गोपाल, ये रहा घड़ा। मैंने कहा था ना, कुछ तो है यहाँ। अब इसे सावधानी से निकालना। अरे, ये तो सचमुच पुराना लग रहा है, पर इसमें क्या होगा? कहीं कोई पुरानी हड्डियां तो नहीं? सूरज, तूने मुझे फंसा तो नहीं दिया ना? दोनों उस घड़ी को लेकर सूरज के घर पर आ जाते हैं। आंगन में रखी एक छोटी सी मेज पर घड़ा रख देते हैं। सूरज, गोपाल और माया घड़े के चारों ओर खड़े थे। सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर चिंतित नजरों से देख रही थी। भैया, ये घड़ा तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें क्या होगा? सोने के सिक्के, चांदी के गहने या कोई जादुई चीज? जल्दी खोलो ना इसे भैया। माया, तू बस अपनी जिज्ञासा को थाम ले। गोपाल, तू फावड़े से इसे हल्के से तोड़, पर ध्यान रख, ज्यादा जोर से मत मारना, वरना अगर कुछ कीमती है तो बर्बाद हो जाएगा। सूरज, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। अगर इसमें कोई श्रापित चीज निकली तो? गांव में लोग कहते हैं कि पुरानी चीजों में आत्माएं बसती हैं। ये क्या बला लेकर आए हो घर में? मैंने मना किया था ना कि रात को घर से बाहर मत जाना। अब ये घड़ा लाकर घर में मुसीबत बुला रहे हो। अगर इसमें कुछ अशुभ निकला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम बस देखती रहो। अगर इसमें सोना चांदी निकला तो हमारा घर चमक उठेगा। गोपाल, चल, अब और इंतजार नहीं, हल्के से तोड़ इसे। गोपाल फावड़े से घड़ी को हल्के से तोड़ता है। अंदर से एक गाढ़ा, काला और गंदा बदबूदार पदार्थ बाहर निकलता है। सभी पीछे हट जाते हैं। हाय राम, छी छी, ये क्या है भैया? ये तो घी जैसा है। बदबू भी कितनी गंदी है। हाय, मेरी सारी मेहनत बेकार। मैंने सोचा था इसमें कुछ कीमती होगा। अब तो गांव वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था सूरज, पर तूने ही मेरी ना सुनी। अब इस बदबूदार चीज का क्या करें? तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना। अब ये नतीजा देखो। ये घड़ा बाहर फेंको और सुबह गंगा स्नान करके घर को शुद्ध करना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। अगली सुबह आंगन में सूरज और गोपाल घड़ी से निकले काले पदार्थ को एक बड़ी मटके में डालकर साफ करने की कोशिश करते हैं। माया पास में खड़ी होकर उत्सुकता से देख रही थी। गोपाल, इस काले सामान को साफ करने से पहले हम इसे ठीक से देख लें। बदबू तो बहुत है, लेकिन शायद इसमें कोई चीज छिपी हो। माया, तू जरा पानी लेकर आ, हम इसे धोकर देखते हैं। भैया, मैं तो डर रही हूँ कि कहीं ये जहर ना हो। कल रात तो हम सब भाग गए थे बदबू से। वे धीरे धीरे पदार्थ को पानी से धोते हैं। अचानक पदार्थ के बीच से एक छोटी पुरानी तांबे की प्लेट निकलती है, जिस पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा हुआ था। सभी आश्चर्य से देखने लगते हैं। देखो गोपाल, ये क्या है? ये तो कोई पुरानी पट्टिका लग रही है। शायद इसमें कोई संदेश या नक्शा हो। रामलाल काका को दिखाना पड़ेगा, वो पुरानी बातों के जानकार हैं। माया, तू इसे साफ कर, लेकिन सावधानी से। वाह भैया, ये तो सच में कोई रहस्य लग रहा है। शायद ये बताता हो कि और भी घड़े कहाँ दबे हैं। मैं इसे चमका दूंगी, तुम देखना भैया। लेकिन माँ, तुम देखो ना, ये कचरा नहीं था, इसमें तो सच में कुछ है। तुम लोग फिर से मुसीबत मोल ले रहे हो। ये पट्टिका अगर किसी का श्राप हुई तो क्या करेंगे? चाची, आप सही कह रही हैं। ये पट्टिका पर लिखा लगता है ग्रंथ प्राचीन या कुछ ऐसा, शायद पुराने घी का राज। अब हमें वैद्य जी के पास जाना चाहिए।
लेकिन पहले इसे छिपा लें। सूरज, तूने सही किया जो फेंका नहीं। ये हमारी किस्मत बदल सकता है। वे पट्टिका को साफ करके छिपा लेते हैं और वैद्य जी के पास जाने की योजना बनाते हैं। गांव के वैद्य रामदास के घर का आंगन, जहां एक छोटी सी दुकान थी। सूरज और गोपाल घड़े से निकाला गया काला पदार्थ एक छोटे मटके में वहां पर लेकर पहुंचते हैं। वैद्य जी, ये देखिए, हमने नदी के किनारे से एक पुराना घड़ा निकाला था। उसमें ये काला पदार्थ था। हमने सोचा शायद आप बता सकें कि ये क्या है। कहीं कोई कीमती चीज तो नहीं? और ये पट्टिका भी मिली है, शायद इससे कुछ पता चले। ये तो बहुत पुराना घी लग रहा है, सैकड़ों साल पुराना। हमारे पूर्वजों ने ऐसी चीजों को औषधि के लिए रखा था। इसमें गंध भले ही बुरी हो, पर ये बहुत ही गुणकारी हो सकता है। और ये पट्टिका, ये पुरानी संस्कृत में है। प्राचीन ग्रंथ रक्षति स्वास्थ्य, मतलब पुराना घी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसे मुझे दे दो, मैं इसे ठीक से जांच लूंगा। वैद्य जी, ये सच में कोई कीमती चीज है? हमने तो सोचा ये बस कचरा है। अगर ये सच में कुछ काम का है तो हमें बताइए, हमने इसे निकालने में बहुत मेहनत की है। बेटा, ये घी अगर सच में इतना पुराना है तो इसे शहर के बड़े वैद्यों को दिखाना होगा। कोलकाता में ऐसी चीजें बहुत कीमती हैं। हमें कल ही कोलकाता जाने की तैयारी करनी होगी। ठीक है वैद्य जी, पर यह बात गांव में किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चला तो वो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले पक्का हो जाए कि इसमें कुछ दम है या नहीं। हाँ वैद्य जी, और अगर ये कीमती निकला तो हमारा हिस्सा भी बनता है। हमने रात को भूतों के डर में ये घड़ा निकाला है, इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। अगले दिन वो कोलकाता जाने की तैयारी करते हैं। वे यात्रा के दौरान बातें कर रहे थे, तभी वैद्य जी, इतनी लंबी यात्रा तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। गांव से बाहर निकलकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो, लेकिन इस मटके को संभालना मुश्किल है। कहीं कोई चोर ना देख ले। बेटा, सावधानी बरतना जरूरी है। कोलकाता में बाजार में कई लोग ऐसी पुरानी चीजों की ताक में रहते हैं। पट्टिका ने तो हमें बताया है कि ये घी कोई साधारण औषधि नहीं, बल्कि राजाओं की दवा था। गोपाल, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। कल रात सपने में देखा कि कोई हमें लूटने आया। वैद्य जी, आपका दोस्त विश्वसनीय तो है ना? तभी रास्ते में एक अजनबी आदमी उनके पास आता है, जो मटके को घूरता है। वो पूछता है कि इसमें क्या है। सूरज और गोपाल सतर्क हो जाते हैं। भाई साहब, ये मटका क्या है? कोई दवा या घी? बदबू तो पुरानी लग रही है। मैं औषधि का व्यापारी हूँ, अगर बेचना हो तो बताओ। नहीं जी, ये बस हमारे गांव की कोई पुरानी चीज है। बेचने की कोई बात नहीं, आप अपना काम देखिए। आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन वे तीनों चिंतित हो जाते हैं। वैद्य रामदास उन्हें समझाते हैं कि शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनसे सावधान रहना चाहिए। यात्रा के दौरान वे पट्टिका पर और चर्चा करते हैं और पता चलता है कि इसमें एक छोटा सा नक्शा भी उकेरा हुआ है, जो शायद और घड़ों की जगह बता सकता है। बेटा, ये यात्रा बता रही है कि कीमती चीज को संभालना कितना मुश्किल है। हाँ वैद्य जी, इस अजनबी आदमी ने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन अब हम तैयार हैं। सूरज, तू सही था, ये खोज हमें दूर तक ले जाएगी। लंबी और थकान वाली यात्रा के बाद वे कोलकाता पहुंचते हैं और वे बाजार की ओर जाते हैं। अति सतर्क होकर वे एक व्यस्त बाजार में एक आयुर्वेदिक दुकान पर पहुंचते हैं। सूरज, गोपाल और वैद्य रामदास दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी दुकानदार मटके में रखे घी को देखकर बोलता है, अरे वैद्य जी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये घी तो कम से कम 200 साल पुराना है। ऐसी चीज आजकल मिलती कहाँ है? और ये पट्टिका तो इसकी असलियत साबित करती है। सेठ जी, इसका मतलब ये सच में कीमती है? हमने तो सोचा ये बस कोई बेकार चीज है। आप बता रहे हैं तो हमें यकीन हो रहा है, पर इसकी कीमत क्या होगी? बेटा, इसकी कीमत तो बहुत है, पर मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकता।
मैं इसे 50 रुपए प्रति शेर खरीद लूंगा। इसमें कितना घी है, जरा वजन करवाओ। 50 रुपए? सेठ जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। इतनी मेहनत से निकाला है हमने और आप इतना कम दे रहे हैं। वैद्य जी, आप कुछ बोलिए, ये तो हमें लूट रहे हैं। सेठ जी, इन लड़कों ने रात बिरात मेहनत की है, तुम थोड़ा और दाम बढ़ाओ। ये घी तो तुम बड़े शहरों में 100 रुपए प्रति शेर से भी ज्यादा में बेच सकते हो। तभी एक बुजुर्ग सज्जन दुकान में प्रवेश करते हैं। वे सूरज और गोपाल की बातें सुन रहे होते हैं। रामदास, मैं तुम्हारी और इन लड़कों की बात सुन रहा था। मैं बनारस के एक जमींदार का नौकर हूँ। हमारे मालिक की पत्नी को पुराने घी की जरूरत है, उनकी बीमारी के लिए। मैं तुम्हारा घी 100 रुपए प्रति शेर खरीद लूंगा। 100 रुपए प्रति शेर? सज्जन, आप सच कह रहे हैं? इसमें 7.5 शेर घी है। इसका मतलब हमें 750 रुपए मिलेंगे। हाँ सूरज, ये तो सपने जैसा है। पर सज्जन, आप हमें धोखा तो नहीं देंगे? हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमें ठगने की कोशिश मत करना। नहीं बेटा, मैं बनारस के जमींदार का वफादार नौकर हूँ। तुम्हारा घी मैं अभी वजन करवाता हूँ और पैसे तुम्हें तुरंत दे दूंगा। तीनों उस घी को उस बुजुर्ग सज्जन के हाथों बेचकर घर पर वापस आ जाते हैं। भैया, तुमने सच में इतने पैसे कमा लिए? 750 रुपए? अब तो हम नया घर बनवाएंगे और मैं नई साड़ी भी लूंगी, और गोपाल भैया को भी कुछ देना होगा ना? हाँ माया, तू तो बस खर्च करने की सोच रही है, पर ये पैसे हमारे बुरे वक्त को दूर करेंगे। माँ, अब तुम चिंता मत करना, हम इस पैसों से खेत का कर्जा चुका देंगे और शायद एक छोटी सी दुकान भी खोल लेंगे। सूरज, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, तुम जो घड़ा लेकर आए थे उसमें से इतना सारा धन कैसे आया? ये तो भगवान की कृपा है। पर तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? चाची, हमने कोई गलत काम नहीं किया। वो घी इतना पुराना था कि कोलकाता के सज्जन ने उसे 100 रुपए प्रति शेर खरीदा। हमने तो सोचा था ये बेकार है, पर भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। गोपाल भैया, तुम तो डर रहे थे कि भूत निकलेगा। अब देखो, भूत नहीं निकला, धन निकला। अब तुम भी कुछ खरीदो ना, अपनी माँ के लिए कुछ भी लेकर आओ। माया, तू बस अपनी जीभ चलाती रहे। गोपाल, तू भी आधा हिस्सा ले ले। हमने साथ में मेहनत की है तो फल भी साथ में बांटेंगे। और माँ, अब तुम बाबूजी को बता देना कि उनका बेटा कुछ कर सकता है। एक बार फिर से सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा हुए। सूरज, गोपाल, तुम दोनों ने गांव का नाम रोशन कर दिया। तुमने ना सिर्फ खजाना ढूंढा, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी किया। अब तुम्हारे पैसों से गांव में एक छोटा सा औषधालय बनेगा, जिसमें रामदास वैद्य गरीबों का इलाज करेंगे, और वो पट्टिका शायद और खोजों का रास्ता खोलेगी। काका, ये सब आपकी कहानियों की वजह से हुआ। अगर आपने पीपल के पेड़ की बात ना बताई होती तो हम वहां जाते ही नहीं। अब हम चाहते हैं कि गांव के और भी बच्चे कुछ सीखें, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हाँ काका, और हमने सोचा है कि इस पैसों का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल के लिए देंगे। बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और बेंच चाहिए। हम चाहते हैं कि माया जैसी बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। भैया, तुम तो मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं भी पढ़ूंगी और एक दिन वैद्य जी की तरह औषधि बनाकर रहूंगी। और हाँ, अगली बार कोई खजाना ढूंढना होगा तो मुझे भी लेकर जाना। हाँ हाँ माया, तू तो गांव की शान बन जाएगी। सूरज, गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। अब ये गांव तुम्हें हमेशा याद रखेगा। सूरज और गोपाल की मेहनत और हिम्मत ने न सिर्फ उनके परिवार की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। एक पुराने घड़े ने, जो पहले बेकार लग रहा था, उनके जीवन को रोशन कर दिया। पट्टिका के राज ने उन्हें और खोजों की प्रेरणा दी, और गांव अब औषधियों और शिक्षा की राह पर बढ़ चला। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी जो चीज बेकार दिखती है, वही सबसे ज्यादा अनमोल खोज बन जाती है।